देश का बाबू सिंह कुशवाहा होंगे 2.5 साल के लिए, उसके बाद 2.5 साल के लिए दलित समाज से कोई उम्मीदवार होगा और 5 साल में एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर अल्पसंख्यक समाज मुसलमान से होगा, 2 पिछड़ा समाज से बनाए जाएंगे। मजलिस की यही लड़ाई है कि अति पिछड़ा समाज हो या सामाजिक न्याय का मसला हो, मजलिस चाहती है कि इस पर तमाम कमजोर तबकात मिलकर, जिसमें अति पिछड़ा समाज हो, अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान हो, दलित हो, तमाम कमजोर और दबाए हुए लोगों को मिलकर हमको इस जमहूरी तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ना है और अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचना है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल। आप जानते हैं कि छपरौली विधानसभा में पिछले साल जब कोविड की वेव चल रही थी तो किस तरीके से यहां पर जिम्मेदारों को तंग किया गया, उनको परेशान किया गया और उनको बदनाम करने की एक नापाक कोशिश, एक मंसूबा बनाया गया। उस वक्त अगर पूरे भारत में अगर कोई ये कह रहा था कि तबलीगी जमात कोविड के फैलने की जिम्मेदार नहीं है बल्कि उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जो ऐसी तंजीम है जो इखलास की बुनियाद पर काम किया जाता है, तो किसी में हिम्मत नहीं थी, न समाजवादी पार्टी के नेता में हिम्मत थी, न आरएलडी, न बसपा के नेताओं में हिम्मत थी कि ये इस ताल्लुक से कुछ कह सके। अगर पूरे मुल्क में कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने आवाज उठाई तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी था, जिसने तबलीगी जमात को बदनाम करने की साजिश की मजम्मत की। छपरौली की आवाम को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब आप 10 फरवरी के दिन अपने वोट का इस्तेमाल करने जाएंगे तो याद करिए कि जब कोविड की वेव में आप जानते हैं कि 27 दिन में करीब 30 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी छपरौली विधानसभा में। कहां पे नजर आए मुख्यमंत्री की सरकार या मुख्यमंत्री नजर नहीं आए जब रोज कोई ना कोई छपरौली विधानसभा में एक शख्स मर रहा था कोविड से। उस वक्त सरकार नहीं थी, उस वक्त यहां पर बीजेपी के एडमिनिस्ट्रेशन से कोई नहीं था। आपको ये बात वोट डालने से पहले याद रखनी चाहिए। तीसरी बात जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि छपरौली विधानसभा में 10वीं जमात के बाद यहां पर कोई तालीम का, कोई शिक्षा का इंतजाम नहीं है। बताइए कौन सा विकास का काम, कौन सा काम बीजेपी की सरकार ने किया। चौथा, यहां पर गवर्नमेंट के कॉलेज की जरूरत है, उसका नाकिस इंतजाम किया गया। यहां पर 13 लाख की आबादी में सिर्फ 24 पब्लिक हेल्थ सेंटर काम करते हैं। बताइए बीजेपी ने कौन सा विकास का काम किया। बीजेपी बड़े बड़े झूठे दावे करती है जो सच्चाई पर मुबन्नी नहीं है। दूसरी जानिब मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि जिन्होंने आपका वोट तो लिया, जिन्होंने सुरक्षा के नाम पर आपसे वोट लिया, जिन्होंने बीजेपी को हराने के नाम पर आपसे वोट लिया, जिन्होंने आपके बच्चों को सुरक्षा और उनकी शिक्षा के नाम पर वोट लिया, बताइए आज जब मसाइब और मुश्किलात के तूफान से हम गुजर रहे थे, ये कहां पर नजर आए। पूछिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी के नेताओं से कि CAA के ऊपर आपका क्या बोलना है, तो इनकी जबानें बंद हो जाएंगी। तारीख गवाह है कि भारत की संसद में अगर किसी ने संविधान का हवाला देकर उसको काला कानून करार दिया और CAA के उस कानून की कॉपी को पूरे संसद में अगर किसी ने कहकर फाड़ दिया कि जिस तरह गांधी ने उस वक्त के सफेद फाम अफ्रीका की हुकूमत के कानून के खिलाफ इस तरह कानून फाड़ा था, तो असदुद्दीन ओवैसी आपके सामने खड़ा है। मैंने उस CAA कानून को फाड़ कर बताया
कि ये काला कानून है जो मजहब के नाम पर भेदभाव करता है। क्या पोजीशन है, क्या कहती है सपा और आरएलडी, इसके पास इनका कोई जवाब नहीं है। ट्रिपल तलाक का गलत कानून मोदी सरकार लेकर आई, पूछिए सपा और आरएलडी से कि आपकी इसके ऊपर क्या राय है, तो जबान खामोश हो जाएगी। आप जानते हैं कि आपकी एक आवाज की जरूरत है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की विकास और उत्तर प्रदेश की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है कि अल्पसंख्यक समाज की भी एक आवाज हो। अगर आप सिर्फ खामोशी के साथ वोट डालते रहेंगे, मैं आपको बताने आया हूं कि आप वोट डालेंगे भी और अनीस के हक में इंशाअल्लाह ताला अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। हम सिर्फ वोट डालने वाले नहीं है, वोट हासिल करने वाले भी हैं। आज मैं उन समाजवादी पार्टी में जो बड़े बड़े नेता अपनी जिंदगी गुजार दिए, आज घर में बैठकर रो रहे हैं कि हमको टिकट नहीं दिया गया, हमसे धोखा किया गया, हमसे इंसाफ नहीं किया गया। मैं उन समाजवादी पार्टी के नेताओं से कह रहा हूं कि तुम गैरों की चौखट पर जाकर एक हकीर विधानसभा के टिकट के लिए भीख मांग रहे हो। आओ मजलिस में हम टिकट बांटेंगे, तुमको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। और मैं उन नेताओं को चौकन्ना कर रहा हूं, अखिलेश यादव तुमको धोखा देगा। अखिलेश यादव जिस किसी अल्पसंख्यक समाज के नेता को टिकट नहीं मिला, अखिलेश यादव उसको बुलाकर बोल रहे हैं ये लो लॉलीपॉप और मुंह में चूसते रहो। और लॉलीपॉप अखिलेश यादव क्या दे रहे, बोल रहे हैं कि सरकार आएगी तो तुमको एमएलसी बनाएंगे, सरकार आएगी तो तुमको राज्यसभा भिजा देंगे। अरे राज्यसभा तो प्रोफेसर के मुकद्दर में जिंदगी भर के लिए लिखा है, एमएलसी तुमको नहीं मिलेगा। अब आप सोच लीजिए, बाबा क्या कहते हैं, विकास किया। अरे बिजली का इंतजाम नहीं किया, क्या खास विकास किया बाबा तूने? बाबा ने तो कुछ किया ही नहीं। बाबा सिर्फ लंबी लंबी छोड़ते अपने उस्ताद की तरह, मोदी जी की तरह। अनिल बिजली का इंतजाम नहीं। मैं आपसे अर्ज कर रहा था, मैं आपको बता रहा था समाजवादी पार्टी के बारे में, तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को कह रहा हूं कि आप अगर घर में बैठ गए तो हमेशा के लिए बैठ जाएंगे। आइए हमारे साथ आ जाइए, हम आपको अपने कंधे पर बिठाकर आपकी राजनीति को इंशाल्लाह चमका देंगे। अखिलेश यादव आपको डुबा देगा और आपकी राजनीति को हमेशा के लिए दी एंड कर देगा, खत्म कर देगा। अब ये इनको सोचना है कि वो क्या करेंगे। तीसरी बात, यहां पर पिछले बार विधानसभा के चुनाव से किसको जिताया था आपने? किसको जिताया था? कौन सी पार्टी का था? अब कहां कूद कर चला गया? कुलाटी कहां मारा? अब उसका जिम्मेदार हम हैं। हमने आपको उसको कहा था कि बेटा कुलाटी मार के मोदी जी के गोद में जाकर चाय पी ले, हमने तो नहीं कहा था ना। अब जयंत चौधरी इस पर क्या बोलेंगे?
जयंत चौधरी के पार्टी से ये कूद कर नरेंद्र मोदी और योगी के साथ बैठकर उस पार्टी का प्रत्याशी बनकर यहां पर आया है। आपका वोट जाय होगा, याद रखिए। आपने 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में बीजेपी को वोट दिया आपने? कितनों ने दिया? हाथ उठाओ, डरो मत। कौन जीता यहां से? कौन जीती? हम बोले थे आपको वोट डालने के लिए। आपके वोट की कीमत क्या रही है बताओ? 17 में आपने आरएलडी को वोट दिया, वो बीजेपी में दौड़कर चला गया। 19 में आपने बीजेपी के खिलाफ यहां पर आरएलडी को वोट दिया, तब भी बीजेपी जीती। आपकी जिम्मेदारी नहीं है बीजेपी को सिर्फ हराना, आपकी जिम्मेदारी खुद कामयाब करो और बीजेपी को भी हराओ। हमारे दिमागों में 50 साल से बात डाल दी गई, आप नहीं जीत सकते। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, हाथी होता है ना, तो बचपन से हाथी को एक मामूली सी जंजीर में बंद करके रख दिया जाता है, और जब वो हाथी बड़ा हो जाता है तो हाथी यही समझता कि जंजीर से जकड़ा हुआ हो। मैं आपसे कह रहा हूं, आप बहुत ताकतवर हैं, अल्लाह ने आपको बहुत ताकत दी है। इन जंजीरों को तोड़ो, एक ताकत बनो। आपके मुकद्दर के फैसले आप खुद कर सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने फैसलों पर एतमाद करें, बशर्ते कि आप पूरे अल्लाह की जात पर भरोसा करके अनीस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि अगर जिंदगी हमसे वफा नहीं करेगी, अगर कोई कामयाब हो जाता है हमको खत्म करने के लिए, तब भी मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने आंख में आंसू मत लाइए। हां, हमारी गाड़ी पर हमला हुआ, 4 गोलियां उन 2 लोगों ने चलाई, मगर अल्लाह जिसको बचाना चाहता उसकी कोई जान नहीं ले सकता। और हमारा तो अटूट इस बात पर ईमान है कि जब तक कुदरत फैसला नहीं करेगी, किसी की इंसान की ना मौत आएगी, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा ना आपकी मौत आएगी, ना कोई आपका रिस्क छीन सकता है, ना कोई आपको बेइज्जत कर सकता है। तो ये तीनों चीजें हम लिखा कर लाते। हमको ये सप्पा आरएलडी मोदी नहीं देते। हम दुनिया में जिंदा हैं तो अल्लाह के रहमो करम पर जिंदा थे, हैं और रहेंगे। गोलियां चलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को कत्ल किया था। ये 4 गोलियां चलाए हम पर, अल्लाह ने हमको बचाना था। मगर मैं उन लोगों को फिर से कह रहा हूं, मैं मौत से नहीं डरता हूं, इंशाअल्लाह ताला मैं नहीं डरता। मुझे मालूम है कि इन तमाम जितने दुनिया में लोग आते हैं, अपनी मां के पेट में पलकर जब दुनिया में आते तो अल्लाह एक वक्त मुकर्रर कर दिया हर एक का, और हम और आप जाएंगे इस दुनिया से। मगर याद रखो, मैं मौत से नहीं डरता, ना मैं कत्ल करने वालों से डरता हूं, ना तुम्हारी गोलियां मेरी आवाज को दबा सकेंगी, ना तुम्हारी ताकत मुझे तुम्हारे ताल्लुक से डर में खौफ पैदा कर सकेगी। मुझ पर गोलियां क्यों चलाई गई? क्योंकि मैं बीजेपी की आंख में आंख डालकर आप गरीब मजलूम अवाम के हक की बात करता हूं। मुझ पर गोलियां इसलिए चलाई गई, मुझ पर गोलियां इसलिए चलाई गई क्योंकि मैं गरीब आवाम के इंसाफ का मुतालबा करता हूं। मुझ पर गोलियां इसलिए भी चलाई जाएंगी क्योंकि मैं हिस्सेदारी की बात करता हूं। मैं संविधान के दायरे में रहकर जब ये बात करता हूं तो इन जालिमों को पसंद नहीं आता। ये नादान, ये बुज़दिल ये समझते हैं कि ओवैसी की जबान को खत्म कर दिया जाएगा गोलियों से। अरे तुम्हारे में दम है तो मारो गोली। मैं मगर अल्लाह ने फैसला किया कि तुम्हारी गोली से मेरी मौत होगी, तो मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपने हर बेटे को, अपनी बेटी को मुझसे ज्यादा काबिल बनाना। अगर एक ओवैसी मरेगा तो तुमको मैं वसीयत करता हूं कि लाखों में तुमको मुझसे ज्यादा ओवैसियों को पैदा करना पड़ेगा।
और याद रखो, हम दुनिया में आए तो जाएंगे, मगर अपने बेटों को, अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाइए ताकि वो बीमारों का इलाज कर सके। अपने औलाद को जर्नलिस्ट बनाइए ताकि वो जालिम हुक्मरानों से बेबाकी से सवाल कर सके। आप अपनी औलाद को सियासतदान बनाइए, विधायक बनाइए, सांसद बनाइए, जिला परिषद में लेकर जाइए, चेयरमैन बनाइए, लड़िए। याद रखिए, जो ये चिड़िया होती है ना, जो आसमानों में उड़ती है, क्या वो अपने घोंसले में उड़ती है या बाहर निकलकर उड़ती है? जो चिड़िया घोंसले में उड़ती है, बाहर उड़ती है, तो क्या तुम सिर्फ अपने घोंसले में उसके बनाए हुए घर में रहोगे या एक आजाद परिंदे की तरह रहोगे? उड़ो, अपने ख्वाबों को पूरा करो। याद रखो, तुमको डरने की ये जरूरत नहीं है, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हमारे लिए काफी है, अल्लाह हमारे लिए काफी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा हूं कि मेरे हाल पर तरस खाकर तुम मंजलिस के हक में वोट का इस्तेमाल करो। मैं, अल्लाह जानता है, मैं दिल की बात, मेरी सोच और फिक्र आपके सामने रख रहा हूं। कल मोदी सरकार ने कहा कि ओवैसी तुमको जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी देते। हमारे अतराफ में कहा गया 10-10 बंदूक लेकर लोग खड़े रह जाएंगे। हमने कहा, हम जब से राजनीति में आए हमने कभी सिक्योरिटी नहीं ली और न कभी लेंगे, इंशाअल्लाह ताला नहीं लेंगे, क्योंकि मेरा मानना यह है कि छपरौली की विधानसभा के लोगों को अगर उनकी जान का तहफ्फुज होगा, आपको सुरक्षा मिलेगी तो मुझे भी सुरक्षा मिलेगी। अगर उत्तर प्रदेश के गरीब को, दलित को, अति पिछड़ा समाज को, उसकी जिंदगी को हिफाजत मिलेगी तो हमको मिलेगी। मोदी जी, योगी जी, याद रखिए, ओवैसी को सुरक्षा देकर आप अगर पीलू खान को, जुनैद को, इखलाक को, रकबर को अगर सुरक्षा नहीं देंगे तो क्या फायदा मेरी सुरक्षा का? क्या फायदा मेरी सुरक्षा का? इस देश में, इस प्रदेश में गरीबों को सुरक्षा की जरूरत है। और योगी आदित्यनाथ का बड़ा बुलंद बांग दावा कि हमने क्राइम को खत्म कर दिया। तुमने कौन सा क्राइम खत्म किया, हमको तो नजर नहीं आता। हमने कल पार्लियामेंट में खड़े होकर कह दिया कि हमको जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। आप अल्पसंख्यक समाज के, भारत के गरीबों को, मुसलमानों को, दलितों को, जितने गरीब, कमजोर, पिछड़े, दबाए हुए, उनको एक कैटेगरी का शहरी बनाइए। आज ये तमाम समाज नीचे तक आ चुका है, जेड कैटेगरी में आ गया है। मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, मुझे हिस्सा चाहिए। मेरी लड़ाई हिस्सेदारी की है, मेरी लड़ाई हिस्सेदारी की है। छपरौली में स्कूल होना चाहिए, छपरौली में अस्पताल होना चाहिए, ये हमारी लड़ाई है। मेरी आपसे अपील है कि आप इस लड़ाई में, हिस्सेदारी की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए और 10 तारीख के दिन पतंग के निशान पर आप पूरे एतमाद के साथ यहां पर मंजलिस को कामयाब करिए।